देखिए तमन्ना, हिमाचल प्रदेश में चुनाव लगभग आधे से ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और चुनाव आयोग ने जो अभी अपडेट किया है, इससे पहले कहा जा रहा था कि 37 के करीब ये मतदान है, लेकिन 1 बजे तक के मतदान को अपडेट करके ये 41% के करीब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो गया है। और वो बड़े नाम मैं आपको जल्दी से गिना दूं जिन्होंने मतदान आज किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस के, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुरेश भारद्वाज शिमला से, आनंद शर्मा कांग्रेस के एक बड़े चेहरा रहे हैं। ये तमाम वो बड़े दिग्गज चेहरे रहे हैं जिन्होंने अपना मतदान हिमाचल में किया है। लेकिन इस चुनाव के मतदान के साथ साथ नेताओं की धड़कनें बढ़ती जरूर दिखाई देंगी। मैं एक नई बात आपको बताने जा रहा हूं तमन्ना, हिमाचल प्रदेश के इन चुनावों में कई ऐसे नेता आने वाले दिखने वाले वक्त में आपको होंगे जिनकी सियासी पारी आखिर आगे बढ़ेगी या खत्म हो जाएगी, वो बिल्कुल आपको सामने जरूर दिखाई देगा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज चेहरे हैं जिनमें 82 साल के आपको कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा और उम्रदराज चेहरा दिखाई देंगे तो कर्नल धनीराम शांडिल हैं जो सोलन से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और 70 से ऊपर की उम्र के कई नेता हैं, कौल सिंह ठाकुर हो गए। यहाँ दिग्गज नेताओं में चंद्र कुमार की बात की जाए तो उनका चेहरा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये तमाम चेहरों के लिए ये चुनाव जीतना, और चुनाव जीतने के बाद अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो उनके सियासी पारी का अंत आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और दूसरी बड़ी बात ये रही कि भाजपा की अगर हम बात करें तो प्रेम कुमार धूमल जैसा चेहरा, वीरभद्र सिंह, देखिए हम लगातार एक बात को करते रहे हैं, ये पहला मौका होगा जब हिमाचल प्रदेश के इन चुनावों में एक दिग्गज चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का रहा करता था। और कांग्रेस पहला चुनाव अपना ऐसा लड़ रही है जब ये बड़े दिग्गज नेता उनके नहीं हैं, बल्कि एक फैक्टर बनाने की कोशिश कांग्रेस ने फिर दोबारा से की थी। और वो फैक्टर क्या बनाया था? मतदान से ठीक एक दिन पहले वीरभद्र सिंह के तमाम जो पोस्टर हैं उनको सोशल मीडिया पे जारी किया गया, विज्ञापन दिया गया। इसको सहानुभूति का फैक्टर बनाने की कोशिश यहां पर कांग्रेस के नेता करते रहे। उसी सहानुभूति के फैक्टर को, जिसमें आम ये जो उपचुनाव हुए थे 4, जिनमें एक मंडी संसदीय सीट थी, वीरभद्र सिंह की पत्नी वो चुनाव जीती थी, 17 विधानसभा हल्का उसमें आते थे, 3 विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस जीती थी। यानी फाइनल से पहले सेमीफाइनल में भाजपा की वो सरकार जो अपने को 2/3 मेजॉरिटी में कहती थी, वो उपचुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर हार गए थे। ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो वीरभद्र सिंह के सहानुभूति कार्ड को खेलते हुए आपको नजर आए। हम लगातार इससे पहले बात करते रहे हैं कि ये चुनाव कई मायनों में बड़ा माना जा सकता है, क्योंकि ये पहली बार हिमाचल में देखा गया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र के मंत्री, या हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी को आपने चुनाव में उतरते देखा, चुनाव प्रचार करते देखा। 4-4 रैलियां प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी की यहां पर हुई। लेकिन फर्क कहां पड़ा? फर्क पड़ा राहुल गांधी क्यों नहीं आए, फर्क कहां पड़ा सोनिया गांधी क्यों नहीं आया। इसको सवाल बनाया भाजपा के नेताओं ने। रविशंकर प्रसाद, आपको याद होगा, पत्रकार सम्मेलन उन्होंने यहां किया था और उन्होंने कहा इस छोटे से पर्वतीय राज्य को तवज्जो नहीं देती है कांग्रेस। और भाजपा के लिए एक दूसरा सवाल उन्होंने बड़ा खड़ा किया कि ये डबल इंजन की सरकार, भरोसे की सरकार का चुनाव होने जा रहा है और जनता को उस भरोसे के साथ अगर विकास को आगे बढ़ाना है तो डबल इंजन की सरकार न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि इससे पहले जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उत्तराखंड का चुनाव हुआ, आसाम के चुनाव की वो लगातार बात करती रही है। तो इनमें एक भरोसे के चुनाव को बनाने की कोशिश की गई। हाँ, इतना जरूर है, मतदान जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये धुकधुकी हिमाचल प्रदेश के कई कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के लिए जरूर बनाए हुए है। और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़ा एक फैक्टर बनकर जो उभरा है, आम आदमी के लिए जो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनता दिखाई दिया, महंगाई, बेरोजगारी। हमने तमाम ऐसे मुद्दे देखे, हमने वो जनता से जुड़े हुए पानी और सड़क के मुद्दे तक की बात हमने आज यहाँ सुनी। लेकिन ओल्ड पेंशन बहाली, ये ओल्ड पेंशन बहाली का सबसे बड़ा संदेश हिमाचल प्रदेश से आपको निकलता दिखाई देगा, जो आने वाले 2024 के चुनावों में आपको आम चुनाव लोकसभा के जो होने जा रहे हैं, जहां नरेंद्र मोदी और भाजपा की एक कवायद ये रहेगी वो दोबारा सत्ता में वापस बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, अगर आप पहले चुनाव देख लीजिए, इतने सालों के जो चुनाव हुए हैं, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कांटे की टक्कर भी दिख रही है और दोनों हर पार्टी की पुरजोर कोशिश भी दिख रही है। क्योंकि हिमाचल एक छोटा राज्य है, पहले इतने ज्यादा सांसद नहीं है, और हिमाचल में अगर किसी भी आपको चीज को लेकर आगे तक जाना है, आगे किसी मंत्री तक जाना है, तो आपको हाथ जोड़कर ही जाना पड़ता था कि हमारे राज्य में ये कमी है, इसको पूरा कर दिया जाए। लेकिन अब कुछ अलग देखने को मिल रहा है और इस पर भी चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता हमीरपुर से जसबीर जुड़े हुए हैं, कांगड़ा से हमारे साथ रवि चंदेल इस वक्त लाइव है। कांगड़ा का रुख करते हैं क्योंकि कांगड़ा और मंडी
दो निर्णायक जिले हैं जो हिमाचल की किस्मत कहीं ना कहीं तय करते हैं। रुख हम कांगड़ा का करेंगे जहां पर हमारे सहयोगी रवि चंदेल जुड़े हुए हैं। रवि, आपके पीछे तो मुझे कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा, ज्यादा मतदान हो नहीं रहा क्या वहां पे, या स्लो है अभी? देखिए, मतदान जो है वो अब लगभग जो है वो, अगर हम कांगड़ा की बात करें, खासतौर पे कांगड़ा विधानसभा की अगर हम बात करें, तो कांगड़ा विधानसभा का मतदान जो है वो 60% मतदान जो है वो कांगड़ा विधानसभा में जो है वो हो चुका है। और यहाँ पे जिस तरीके से अगर हम बात करें, कांगड़ा विधानसभा के अंदर जो है वो पवन कुमार काजल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और सुरेंद्र चौधरी उर्फ काकू जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी के बागी नेता कुलभाष चंद जो है वो निर्दलीय तौर पर जो है मैदान में उतरे। तो निश्चित तौर पर कांगड़ा के अंदर जो है वो एक ट्रायंगुलर कंटेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और इस कॉन्टेस्ट के अंदर जो है अगर हम बात करें कि किसका पलड़ा भारी है, क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके से अगर हम कुलभाष चंद की बात करें, तो कुलभाष चंद जो है वो बीजेपी से बागी नेता, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है वो वोट की चोट जो है वो देते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर हम पवन कुमार काजल की बात करें, तो पवन कुमार काजल जो है वो कांग्रेस के जो है वो मौजूदा सिटिंग एमएलए रहे थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर जो है वो बीजेपी ज्वाइन करी, और अब बीजेपी से टिकट के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि कांगड़ा विधानसभा की जनता जो है वो अपना वो कीमती वोट जो है वो किस उम्मीदवार के फेवर में जो है वो डालती है। लेकिन फिलहाल की स्थिति जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हालांकि यहाँ पे बहुत हद तक मतदान जो है वो हो चुका है यहाँ पर, और अभी भी लगभग 3 बजे के करीब जो है कुछ एक कतारें आप देख रहे हो कि यहाँ पे कतारें जो है वो लगी हुई हैं। लेकिन जिस संख्या में जो वोट्स होने चाहिए थे, वोटर्स को टर्नआउट होना चाहिए था, वो अगर हम बात करें रूरल एरिया में, तो वहाँ पे जो है वो सवेरे अर्ली मॉर्निंग की बात करें 12 बजे तक जो है वो सभी वोटर्स ने जो है वो अपने मतों का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद अब जैसे 1 बजे के बाद से जो है वो स्लोली ग्रेजुअली जो है वो सारे वोटर्स जो है वो अपना मत का प्रयोग जो है वो करने के बाद अब जो है वो जो जॉब्स पे जाने वाले लोग थे, या फिर कहीं पे दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, या फिर कुछ अन्य कारणों की वजह से वो अपना मत का प्रयोग जो है वो नहीं कर पाए, तो अब उन लोगों द्वारा जो है वो पोलिंग बूथ्स का जो है वो रुक किया जा रहा है। चलिए रवि, आप बने रहे हमारे साथ हमीरपुर से हमारे सहयोगी जसवीर भी जुड़े हुए हैं। जसवीर, आपके पास आऊंगी। हमीरपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां 2017 में देखने को मिली, क्या इस बार वैसी स्थिति देखने को मिलेगी? क्योंकि अगर हमीरपुर की बात करूं, हमीरपुर बीजेपी का खुद प्रेम कुमार धूमल वहां से मुख्यमंत्री रहे हैं। इस बार निर्दलीय उम्मीदवार जो है मैदान में उतरे हुए हैं और मजबूत स्थिति में वहां पर नजर आ रहे हैं, तो क्या उसका नुकसान जो है बीजेपी को या कांग्रेस को होगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि इस बार जो समीकरण हमीरपुर में पूरी तरह से बदले हुए हैं, और भाजपा कांग्रेस के अलावा जो निर्दलीय यहाँ पे प्रत्याशी है, उसने चुनावों से पहले ही जो बड़ी बड़ी रैलियां की और उसका एक समाज सेवा में भी एक अलग मुकाम बनाया है। तो उसकी वजह से जो समाज सेवी का एक रुतबा है, उसकी जो अपनी एक पैठ है, जो दोनों पार्टियों को काफी प्रभावित करती आई है। और ये भी टिकट के लिए भी उन्होंने दावेदारी की थी, पहले भाजपा फिर कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस ने वो टिकट का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में वो मुकर गई, और उन्होंने जो नामांकन भरा था वो भी एक कांग्रेस और एक आजाद प्रत्याशी के तौर पर भरा था। लेकिन बाद में कांग्रेस द्वारा टिकट नहीं दिए जाने पर उन्होंने आजाद उम्मीदवार ही मैदान में उतरे हैं। तो ऐसे में जो आजाद प्रत्याशी है वो भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही नुकसानदायी है। क्योंकि लेकिन जसवीर, 5 विधानसभा सीटें हैं हमीरपुर में, 5 विधानसभा सीटें हैं, और अगर 32 पूरे उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए, अकेले अगर हमीरपुर का जिक्र करूं तो 22 उम्मीदवार मैदान में है। इसका घाटा किसको होगा, फायदा किसको होगा? जी आपने सही कहा, क्योंकि 32 उम्मीदवार पूरे हमीरपुर जिला में जो 5 विधानसभा क्षेत्र है वहां पे मैदान में है। लेकिन अब बात है हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में केवल 9 ही प्रत्याशी मैदान में है। भाजपा कांग्रेस आजाद के अलावा यहाँ पे आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के भी उम्मीदवार हैं। तो कुल जो इसमें मैं पहले बता चुका हूँ कि जो मुकाबला है त्रिकोणा है, भाजपा कांग्रेस और आजाद उम्मीदवार के बीच में। तो कुल मिला के जो तीनों ही पार्टियों में इसमें मुकाबला है। और जो अभी तक जो हमने जो बूथों का यहाँ पे दौरा किया है, तो वहाँ पे जो थोड़ा सा मायना लिया है, तो भाजपा और कांग्रेस के अलावा जो ज्यादा रुझान है वो आजाद उम्मीदवार की तरफ यहाँ दिखे गए। तो कुल मिला के इस बार जो समीकरण है बिल्कुल परिवर्तन हुआ है। तो ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा कि अब जब वो डिब्बे खुलेंगे, वहाँ से परिणाम सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जो हमने खुद जो पड़ताल की उसमें यही एक कुछ मिल पाया। जी चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं। अरुण उनियाल हमारे साथ लगातार शिमला से जुड़े हैं। अरुण, मेरा यही सवाल था कि एक छोटा राज्य होने के नाते सरकारें, कोई भी सरकार आई हो, इतने सारे विधानसभा चुनाव हो गए, कोई भी सरकार आई हो, छोटा राज्य होने के नाते हिमाचल को मिल नहीं पाया जिसका वो भागीदार है।
देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप हिमाचल प्रदेश को देखेंगे तो आज भी देश के अंदर एक ऐसा छोटा पर्वतीय राज्य है, लेकिन विकास के पायदान पर ये आपको काफी ऊपर खड़ा दिखाई देगा। चाहे यहाँ आप शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तो एक बड़ा इसका जो संकेत हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे पर्वतीय राज्य में मिलता है, तो अग्रणी राज्य में हिमाचल को समझा जाता है। और उसको लगातार ये जो बार बार कहा जाता है कि सरकार एक कॉन्टिन्यूटी के अंदर होती है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, और लंबे अरसे तक यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने राज किया है। तो परमार से लेकर वीरभद्र सिंह, रामलाल ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, धूमल, ये तमाम ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने हिमाचल के इस विस्तार को, इस विकास को आगे बढ़ाने का काम जरूर किया है। लेकिन हिमाचल के लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, और लगातार ये बात हम सूर्य समाचार इससे पहले कर रहा है कि वो उम्मीदें बड़ी क्यों हैं। हिमाचल का मेहनतकश जो मतदाता है, मेहनतकश यहाँ के जो लोग हैं, ईमानदार यहाँ के लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, पहाड़ की देखिए कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी कृषि के अंदर रूपांतरण करके सेब बागवानी के 5,000 करोड़ रुपए की अर्थरचना पैदा कर देना, ये सरकारों ने काम नहीं किया। ये हिमाचल के किसानों ने अपना जो है वो अपनी मेहनत के साथ इस रंग को लाए। हिमाचल को पर्यटन शहर कहा जाता है। बात करेंगे, विकास तो हुआ है, चाहे कोई भी सरकार आई हो 5 साल, जिसने भी काम किया है, विकास तो हुआ है, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। बागवानों की बात करें, 18 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर सेब के बागवान रहते हैं, वो वाला मुद्दा सबसे बड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी बढ़ाया गया था उसको लेकर बागवान नाराज नजर आए थे। देखिए, यही सबसे बड़ी बात है। आमतौर पर कहे जाने वाले आप सभी राज्यों के अंदर उठा लो तो मुद्दे आपको क्या दिखते हैं? भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। लेकिन हिमाचल के जो असल मुद्दे थे उनके ऊपर कोई राजनीतिक दल बात नहीं करता नजर आया, और ओल्ड पेंशन बहाली यहां पर दिख गई। लेकिन असल मुद्दे तो बागवानों के सुलझने वाली दिशा के साथ थे। कोरोना का संकट आप याद करिए, कोरोना के संकट में तस्वीर क्या थी? यहां पर जितना पर्यटन व्यवसायी है, पर्यटन व्यवसायी की एक लंबी चेन है, चाहे उसमें होटलियर्स हैं, चाहे उसमें ढाबा चलाने वाले हैं, चाहे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों की एक बात जरूर सामने आती रही कि उनका अर्थतंत्र टूट गया, पैसा बिजनेस का जो है वो मर गया। हमारे इससे पहले यहाँ पर कई इस तरह के लोग हमारे को व्यवसाय से जुड़े मिले रहे कि कर्मचारियों की बात की जाती है, बागवानों की बात की जाती है, लेकिन इन व्यवसायियों की बात क्यों नहीं की जाती? एक बड़ा सवाल ये बना था। और टूरिज्म सेक्टर के अंदर मैं वही फर्क आपको एक बहुत बड़ा दिखाना चाहता था। देखिए, चलिए अरुण, एक मिनट आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे, आपका ये जवाब जो है पूरा लेंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सिंह ठाकुर ने अपना वोट डाल दिया। जसवां परागपुर से उम्मीदवार हैं विक्रम सिंह ठाकुर, और अपना वोट जो है उन्होंने डाल दिया है, अपने मत का प्रयोग किया बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सिंह ठाकुर ने, और जसवां परागपुर से उम्मीदवार है विक्रम सिंह ठाकुर। अरुण, मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि जसवां परागपुर की अगर हम बात करें तो ये वही सीट है जहां पर बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने विजय हासिल की थी। तो क्या इस बार वहां पर बीजेपी जीत पाएगी? तो जसवा परागपुर से उम्मीदवार है विक्रम सिंह ठाकुर, और वहीं से हम आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सिंह ठाकुर ने वोट डाला है। हाँ, अरुण जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ है अरुण। अब बात करूंगी जसवां परागपुर, अगर सीट की बात की जाए तो ये वही सीट है जब बाई इलेक्शन हुआ था इस सीट पर, तो यहां से कांग्रेस ने फतेह हासिल की थी। तो क्या इस बार इस सीट पर क्या समीकरण बन रहे हैं? क्या बीजेपी अपनी खोई हुई सीट है पा सकेगी यहां पर? देखिए, पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं, जसवा परागपुर से नहीं, ये फतेहपुर की सीट थी। और मैं जो अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं वो इसी वजह से कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के चुनावों में एक बिल्कुल अंदाज आपको नया नजर आया होगा, और वो अंदाज था जो लगातार एक बात होती थी कि कांग्रेस के बागी कांग्रेस को चुनाव हरा देते हैं। लेकिन ये पहली बार हिमाचल के अंदर ऐसा हुआ कि 27 के करीब बागी नेता जो थे वो हिमाचल प्रदेश में भाजपा के खड़े हुए। और ये वो ही कांगड़ा जिला है जिसको कहा जाता है सत्ता का रास्ता अगर हिमाचल प्रदेश की निकलेगा तो वो कांगड़ा जैसे 15 विधानसभा वाले हल्के से निकलेगा। लेकिन वहां आप बागियों की तस्वीर देखिए, जसवां परागपुर के अंदर एक मजबूत त्रिकोणीय मुकाबला जो है, वहां पर संजय पराशर एक उम्मीदवार हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा से इनका जुड़ाव माना जाता है, लेकिन त्रिकोणीय इन्होंने चुनाव बना दिया है। और जिस उपचुनाव की आप बात कर रहे थे फतेहपुर, कृपाल परमार एक ऐसा चेहरा थे जिन्होंने बागी होकर भाजपा का चुनाव लड़ने का मन बनाया। और ये इसलिए महत्वपूर्ण और इसलिए ये वायरल हो गया क्योंकि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बैठने के लिए कहा जी। और वो बैठे नहीं, और उनकी ये जो बातचीत है वो वायरल हो गई। हिमाचल के चुनाव में किसी भी आप चुनाव की बात क्या करें तो अरुण, इन बागियों का प्रधानमंत्री खामियाजा जो है वो प्रत्याशी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि प्रागपुर इस समय हॉट सीट बनी हुई है। 2-2, 3-3 बागी जो है वो बीजेपी की तरफ से मैदान में नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर आप ये सवाल किसी से भी करेंगे तो ये बिल्कुल कोई भी कह सकता है कि बागियों का फर्क किसी भी राजनीतिक दल को जिसके बागी होंगे उसके खिलाफ उसका मत जाता जरूर दिखाई देगा। और ये परेशानी भाजपा झेल रही है। कांगड़ा जिले के आपने ये जो दो नाम जसवां परागपुर और ये कही, वो ही नहीं है, कुल्लू जिला इससे बिल्कुल जूझता नजर आ रहा है। ठियोग जैसी सीट पर 8 कंटेस्टेंट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 3 निर्दलीय बागी कांग्रेस और भाजपा के नजर आते हैं। कंटेस्ट जो है इन निर्दलियों के बीच में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम चीजें आपको दिखाई देंगी, लेकिन बागी फैक्टर कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दलों की सांसें फुलाकर बैठा है। और चुनावी नतीजे जो होंगे वो कहीं ना कहीं, यहां देखिए 2 राजनीतिक दल माने जाते हैं, कांग्रेस और भाजपा के भीतर सीधा मुकाबला जरूर कहा जाता है। और तीसरा अगर कोई कॉर्नर फैक्टर बना है तो वो बागियों का। और इन तो आखिर में यही देखना होगा 8 दिसंबर को कि क्या बागियों के साथ ही हिमाचल की सरकार बनती है। ये बड़ा सवाल है जब नतीजे घोषित किए जाएंगे कि 8 दिसंबर को क्या बागियों का बहुमत जो है वो कोई भी पार्टी लेना चाहेगी या नहीं। बिल्कुल। और एक बार फिर से रुक करते एक बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने भी अपना वोट डाल दिया है। बैजनाथ के सरकारी स्कूल में बने बूथ में किया मतदान। बूथ नंबर 82 में इंदु गोस्वामी ने डाला वोट। कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल ने भी बूथ में पहुंचे और उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया। हम आपको बता दें कि सांसद इंदु गोस्वामी से मुलाकात की उन्होंने, तो बैजनाथ के सरकारी स्कूल में वोट डाला। बूथ नंबर 82 में इंदु गोस्वामी ने अपना मत का प्रयोग किया। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने वोट डाला, बैजनाथ के सरकारी स्कूल में बने बूथ में अपना मतदान किया। बूथ नंबर 82 में इंदु गोस्वामी ने अपना वोट डाला है। कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल ने भी बूथ पहुंचे और सांसद इंदु गोस्वामी से उन्होंने मुलाकात की। तो देवभूमि के दंगल में आप देख रहे हैं एक अपडेट सूर्य समाचार पर। तो पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें में आप देख रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें जो है हाट बूथ से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है और खासा उत्साह महिलाओं में नजर आ रहा है। अपने मत का इस्तेमाल करती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं और 5 साल के लिए अपने क्षेत्र से उम्मीदवार को जिता के विधानसभा भेजेगी। तो सांसद इंदु गोस्वामी से मुलाकात की और किशोरी लाल वहां पर बूथ पर पहुंचे। बैजनाथ, जहां पर कुछ ही दिन पहले सचिन पायलट पहुंचे थे और सचिन पायलट को देखने के लिए भारी हुजूम बैजनाथ में उमड़ा था। और सचिन पायलट के आने से एक दिन पहले राजनाथ सिंह भी वहां पर रैली करने पहुंचे, लोगों को संबोधित करने पहुंचे। विधानसभा क्षेत्र से के सभी मतदाताओं से और सभी प्रदेशवासियों से विशेष रूप से अनुरोध है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आस्था जताते हुए अधिक से अधिक मतदान करें और प्रदेश में लोकप्रिय सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान। तो पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जो है ग्राउंड जीरो से मौजूद है। हमारे साथ सोलन से विशाल जुड़ चुके हैं, हमीरपुर से जसवीर जुड़े हुए हैं, कांगड़ा से रवि जुड़े हुए हैं, शिमला से अरुण उनियाल जुड़े हैं। सोलन विशाल के पास चलती हूँ। विशाल, आपके पास आती हूँ। क्या स्थितियां नजर आ रही हैं? क्या लोग जो है वो मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां सुबह देखी गई थी, बहुत धीरे मतदान हो रहा था। बिल्कुल, जहाँ तक सुबह की बात करें, हम सुबह सबसे पहले थे कसौली विधानसभा जी, और वहाँ पर लोगों का रुख मतदान के प्रति जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा था। काफ़ी लाइनें जो है वहाँ पर लगी हुई थी और लोग मतदान के लिए 2-2 घंटे भी इसका इंतजार कर रहे थे। इस समय हमारी जो टीम है वो पहुँच गई है सोलन विधानसभा क्षेत्र, लेकिन यहाँ पर जो ये बूथ है यहाँ पर ना के बराबर ही वोटिंग हो रही है। सुबह हालांकि यहाँ पर लोगों ने आकर मतदान किया, लेकिन अभी जो यहाँ पर इक्का दुक्का लोग हैं बारी बारी आ रहे हैं अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और वो यहाँ से चले जा रहे हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो लाइनें हैं अब लगी हुई नहीं दिखती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से रुक करते हैं कांगड़ा से हमारे संवाददाता रवि चंदेल लगातार जुड़े हैं। रवि, क्योंकि कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है, हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है, पहले भी जैसा कि बताया कि निर्णायक इसे माना जाता है। पिछली बार की अगर बात करें तो कांगड़ा में 11 सीटें जो थी बीजेपी के खाते में गई थी, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, 1 अन्य के खाते में आई थी।
हालांकि कांगड़ा जो है, कांगड़ा की जो रियायत है वो भी बदलती रहती है, बीजेपी कांग्रेस ऐसा होता रहता है, लेकिन इस बार जो है सबसे बड़ा दाव एक तो पवन काजल का ही है। और फतेहपुर, नूरपुर, यहां पर ऐसे विधायक खड़े किए हैं, अपने विधायक जो बीजेपी ने चेंज किए हैं, नए पे दाव लगाया। बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी द्वारा जो रणनीति अपनाई गई कि बहुत से सिटिंग एमएलएस की जो है वो टिकट काटी गई है और साथ ही साथ उसके अलावा कुछ नए चेहरों को जो है वो इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके साथ साथ नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने के बाद से बहुत से बीजेपी के नेता जो हैं उन्होंने बागी रुख इख्तियार किया और उसके बाद वो निर्दलीय तौर पर जो है वो चुनावी मैदान में उतरे। और इस समय की अगर हम बात करें तो आप पीछे तस्वीरों में देख पाएंगे कि इस समय कांगड़ा जिले के हम उज्जैन बूथ नंबर 44 में है, जहां पे पवन कुमार काजल और कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो सुरेंद्र चौधरी उर्फ काकू हैं और निर्दलीय जो बीजेपी के ही बागी नेता है उनके कुलभाष चंद, वो यहाँ पर जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है वो धीरे धीरे जो है वो बहुत से लोग जो है वो इस पोलिंग बूथ पर जुड़ना शुरू हो चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार जी, ये बताएं कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं कांगड़ा, अगर विधानसभा की बात करें, आपके अपने हलके की बात करें, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर आप अपने मत का प्रयोग किया? सर मेरी समस्या घर के जो भी हमारा है वार्ड नंबर जो भी है, हमारे इसमें पानी की दिक्कत इतनी ज़्यादा है। रास्ते में पानी जो है वो रास्ते में ही चला रहता है, जो चलेगा पानी वो रास्ते में, कभी वो साफ नहीं हुआ। ठीक है सर। दूसरा कि हमारे जो भी हमारे हैं बने हैं इस टाइम प्रधान हैं, तो उनको देखने की ज़रूरत है कि जो हमारा जो गंद जो निकल के प्रणालियों का सामने आ रहा है और वैसे वो कर रहे हैं। ठीक है सर। और सर बात सीधी से बात बता दूं कि बीजेपी की बात बता देता हूं आपको मैं सर, बीजेपी की बात बता रहा हूं आपको सर मैं कि बीजेपी जो है अब बीजेपी कुछ भी कर सकती है। ठीक है सर, कुछ भी कर सकती है। बोलने का मतलब ये है कि सर बीजेपी ने हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा रखा है, सभी चीज पे टैक्स लगा। ये बताएं कि बीजेपी अगर टैक्स लगा रखा है तो जिस तरीके से अगर हम आप ही बीजेपी के उम्मीदवार की बात करें, जो पहले जो है कांग्रेस के उम्मीदवार थे, बाकायदा सिटिंग एमएलए थे, उनके पवन कुमार काजल की अगर हम बात करें, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ रहने वाला है नतीजों में? क्या नेताओं का दल बदलना इसी तरह बदस्तूर जारी रहेगा कि इसका कोई प्रभाव देखने को मिलता है? सर ये तो हो ही रहा है कि कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस से। ठीक है सर, मेरे हिसाब से नहीं लगता ऐसा कि ये कुछ कर पाएंगे। फिर चाहिए आज़ाद। ठीक है, आज़ाद बंदा जो है वो, आज़ाद बंदा अगर खड़ा हुआ है जो कुछ भी कर सकता है, वो जो अभी कुछ बना नहीं है, कभी कुछ भी काम कर रहा है, वो अपने बलबूते पे काम कर रहा है। चलिए और देखते हैं कि बाकी लोगों का क्या कुछ कहना है, उनसे भी जो है वो जानकारी लेंगे। इस समय हमारे साथ इसी बूथ पर जो है वो निर्दलीय जो उम्मीदवार जो है मैदान पर उतरे हैं, कुलभाष चंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। कुलभाष जी, ये बताएं किस तरीके का समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? समीकरण तो जैसे जैसे मैं जिन बूथों पे गया हूँ, लोगों में अभी आप देखो ना कि यहाँ पे पहली बार जो है वो खोड़ी में एक बूथ है, वहाँ पे 88% जो पोलिंग हुई है और हर बूथ के ऊपर 75% पोलिंग हुई है। तो लोगों के दिमाग में एक बात है कि बदलाव है। बताएं किस तरीके से देखते हैं बीजेपी से, किस बात से खफा होकर आपने जो है बागीपन का जो रुख अख्तियार किया और निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरे? कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है वो उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है, तो उन्होंने मन बनाया है कि इन दल बदल वालों को वोट देने, उन्होंने इसका गुबार जो है वो वोट प्रतिशत अधिक से अधिक डालकर अपना गुबार निकाल के जनता को दिखा दिया और नेताओं को भी बता दिया। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, किस तरीके से देखते हैं पवन कुमार काजल का जो डिसीजन है कांग्रेस से बीजेपी में जाना? पहले वो सिटिंग एमएलए रहे, उसके बाद अब जो है वो बीजेपी में बाकायदा जो है बीजेपी के टिकट से मैदान में उतरे हैं, क्या कुछ ऐसे है ना? नेता, इनको नेता बोलते हैं, ये पब्लिक की जनसेवक नहीं कहलाते। पब्लिक की जन सेवा करने का कर्म, ये कपड़े बदलते जाते हैं। जैसे मान लिया कभी निर्दलीय, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में। अब लोग, ये तो आप भी हैं। मैं तो निर्दलीय हूँ ना, तो मैंने पार्टियाँ थोड़ी बदली हैं। मैं तो निर्दलीय, जब जो पार्टी जनता के साथ आपका नाता था बड़ा पुराना, बीजेपी से नाता तोड़कर आप जो है वो निर्दलीय मैदान पे उतरे हैं, किस तरीके से इसको किस तरीके से डिफेंड करें? मैं नहीं उतरा हूँ, ये कांगड़ा विधानसभा की क्षेत्र की जनता ने एक निर्णय लिया है कि उन्होंने बोला कि आप विधायक नहीं, आपको हम जनसेवक के रूप में देखना चाहते हैं। और आपने जो मेरे जिला पूर्व में मैं बीडीसी का चेयरमैन था, जिला परिषद था, और कोरोना में लोगों ने देखा भाई चलो ये व्यक्ति जो है लोगों के बीच रहा, तो क्यों ना हम इस
लड़के के भी दाव खेलें, तो लोगों ने मन बनाया कि इनको सबक सिखाना है कि ये कभी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति जो है। ये बताएं कौन कौन से चलिए रवि, विकास हमारे साथ हमारे सहयोगी जसबीर भी जुड़े हुए हैं हमीरपुर से, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि बाकी जो है वो जरूर खेल बिगाड़ेंगे। जसबीर, मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि हमीरपुर का जिक्र करें तो नादौन और सुजानपुर भी ऐसी सीट है जिनको हॉट सीट इस पर माना जा रहा है। सुजानपुर से खुद प्रेम कुमार धूमल सीएम पद के दावेदार थे, वो 2017 में चुनाव हारे थे। नादौन से माना जा रहा है कि कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार बन सकते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो क्या ऐसे समीकरण बन रहे हैं नादौन और सुजानपुर की सीट पर? जी, आपको बताऊं कि सुजानपुर में आपने जो ऐसे बताया कि 2017 में जी, जो कि सीएम के उम्मीदवार थे धूमल, वो उसमें चुनाव हार गए थे। इस बार जो सुजानपुर से उन्होंने खुद निर्णय लिया कि वह चुनाव मैदान में नहीं रहेंगे और उन्हें अपना कैंडिडेट, क्योंकि कैप्टन रिटायर्ड कैप्टन रणजीत सिंह राणा उनके मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ से राजेंद्र राणा जो कि वर्तमान में वहाँ पे विधायक थे और इस बार फिर से वो कांग्रेस की प्रत्याशी है। तो ऐसे में जो अगर जो चुनावी समीकरण की बात की जाए तो सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, लेकिन जो जिस तरह से जो विधायक रहते राजेंद्र राणा ने वहाँ पे काम किए हैं, लोगों को उन्हें सुविधाएं दी हैं, तो ऐसे में चलते जो पलड़ा है वहाँ पे तो इस बार भी कांग्रेस की तरफ देखा जा रहा है। और हालांकि बीच में जैसे प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई अभी 5 दिन पहले सुजानपुर में रैली यहाँ पे आयोजित की गई, वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहाँ पे पूर्व सैनिक होने के नाते पूर्व सैनिकों को आह्वान किया था कि वो अपने जो एक पूर्व सैनिक है, जो पूर्व सैनिक कैप्टन रणजीत सिंह राणा है, उनको वो अपने पक्ष में वोट डालें, उन्हें आह्वान किया था। लेकिन बावजूद इसके आपको बताएं कि जो सुजानपुर में जो परिस्थितियां हैं वो कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा है, क्योंकि जिस हिसाब से राजेंद्र राणा ने पिछले कुछ सालों से वहाँ पे काम किए हैं, उसके एवज में जो जनता है उनका रुझान जसबीर, क्योंकि देखा गया था सुजानपुर में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, बड़ी रैली की थी, तो क्या उसका फर्क नजर आएगा? क्या बीजेपी के पक्ष में वोट पड़ेंगे वहां पर? जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो सुजानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली आयोजित हुई थी, उसमें जो रैली के माध्यम से जो भाजपा ने एक संदेश देना चाहा था कि इस बार फिर से जो एक रिवाज बदलने की कवायद जो भाजपा कह रही है, प्रदेश में रिवाज बदलना होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी आह्वान किया था। लेकिन इस आह्वान में वहाँ पे काफी संख्या में तकरीबन 25 से 30 हजार लोग वहाँ पे पहुंचे थे, कार्यकर्ता थे, लोग थे। लेकिन आह्वान के माध्यम से जो संदेश दिया था, लोगों ने वहाँ पे संदेश सुना था। लेकिन मैं आपको ये फिर से बताना चाहूँगी, जो मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में है, लेकिन जो यहाँ पे रैली हुई है, इससे माध्यम से संदेश तो लोगों को मिला है। लेकिन लोग जो त्रस्त हुए हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है और एक ओपीएस का जो मुद्दा है, इन सब मुद्दों को लेकर जो वहाँ पे स्थानीय मुद्दे भी है, क्योंकि वहाँ पे जो विकास होना था वो नहीं हो सका है। जो सुजानपुर में कांग्रेस का विधायक था, सरकार भाजपा की थी, ऐसे में जो कांग्रेस का विधायक का ये कहना रहता था कि कुछ भी सरकार की सुविधाएं यहाँ पे नहीं दी गई, जिससे जनता वहाँ पे वैसे भी त्रस्त हो चुकी थी। तो ऐसे में जनता ने जो भी अपने मन में था वो आज मतदान किया है और जिसका नतीजा जो 8 दिसंबर को देखने को मिलेगा। जी, चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि चंदेल कांगड़ा से, शिमला से अरुण नियाल हमारे साथ हैं और हमीरपुर से भी हमारे सहयोगी जसबीर हमारे साथ हैं।